इंसानी सभ्यता से दूर और साल के ज्यादातर समय बंजर रहने वाली ये जगह दुनिया की बेहद अनूठी खारे पानी वाली रेगिस्तानी पर्यावरण प्रणालियों में से एक है। ये है कच्छ, तटीय राज्य गुजरात का सबसे बड़ा जिला। कच्छ का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसी जगह जो कभी गीली हो जाती है और कभी सूख जाती है। बरसात के मौसम के दौरान ये बंजर जगह सचमुच एक द्वीप में बदल जाती है और जब यहाँ का तापमान 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है तो ये साल के ज्यादातर वक्त पूरी तरह सूखी हुई रहती है। गर्मियों के मौसम में पानी यहाँ दुर्लभ है और मिट्टी नमकीन। मौसम की ऐसी बेरहम दशाओं के कारण बहुत कम जीव जंतु ही यहाँ जीवित रह पाते हैं। दोपहर के इसी चिलचिलाते और बिना किसी बचाव वाले रेगिस्तान से जूझता है भारतीय जंगली गधा, जिसे घुड़खोर भी कहा जाता है। जंगली गधे पश्चिमी भारत, सिंध और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी ईरान में पाए जाते हैं। ये एशिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों और कनाडा के यूकॉन इलाके में भी मिलते हैं। घुड़खोर प्रजाति को जंगली गधे की आखिरी जीवित बची आबादियों में से एक माना जाता है और यह सिर्फ इसी इलाके में मिलता है। जंगली गधे घोड़ों के वंश से ताल्लुक रखते हैं और ये भारत में पाए जाने वाले सबसे तेज रफ्तार जानवरों में से एक है। इनकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जंगली गधे अक्सर जोड़ों में रहते हैं। माना जाता है कि ये अक्लमंद नहीं होते, लेकिन असल में ये बियाबान में मौजूद सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है। It's an iconic animal. ये एक बहुत ही मशहूर जीव है। ये एक बेहद सख्तजान जीव होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी है। दो बार ऐसा हुआ जब हम एक कार में इनका पीछा कर रहे थे तो ये जानबूझकर हमें कीचड़ वाले इलाकों की तरफ ले गए ताकि मैं इनका पीछा न कर सकूं। So that I could not follow them. ये बेहद सख्त जान जानवर खास तौर पर गर्मियों के महीनों में लगातार एक से दूसरी जगह जाता रहता है, क्योंकि इन खारे विशाल मैदानों में आहार की मात्रा बेहद सीमित होती है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से इस इलाके की घास झुलस जाती है और यहाँ सूखी घास और कांटेदार झाड़ियां ही मिलती हैं। साल के इस समय जंगली गधे ऐसे इलाकों की तरफ चले जाते हैं जहां हरी घास होती है और मॉनसून के बाद पानी की पर्याप्त मात्रा बची रहती है। कच्छ में इस क्षेत्र में पाई जाने वाली करीब 18 भिन्न स्थानीय जनजातियां भी मिलती हैं। ये जनजातियां सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर रहती आई हैं और वो इस क्षेत्र के पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती। बदकिस्मती से आसपास के इलाकों के पास बढ़ती जा रही इंसानी आबादी वनों पर कब्जा करती जा रही है। जंगल वाली जमीनों को खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने और पालतू मवेशियों द्वारा हद से ज्यादा चराई के कारण इस इलाके का वन क्षेत्र और झाड़ियां काफी कम हो गईं, जिससे जंगली गधों के आहार भंडार प्रभावित हुए हैं। इसके नतीजे में आहार की खोज में जंगली गधे गांवों के ज्यादा पास पहुंच जाते हैं और घरेलू गधों के साथ इनका अंतः प्रजनन हो जाता है। इस वजह से जंगली गधे अपने आनुवंशिक विलोपन के छोर पर पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि जंगली गधों के कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होते, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़े खतरे मौजूद हैं उनमें से कुछ इंसानी हस्तक्षेप और बीमारियों के कारण हैं। खतरे से घिरी इस प्रजाति के बाकी बचे सदस्यों को बचाने के लिए गुजरात की सरकार ने 1972 में कच्छ के रन में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर इलाके को यह भारत के सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। जंगली गधे 70 के दशक की शुरुआत में विलोपन के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन संरक्षण से जुड़े कई प्रयासों के कारण अब इनकी संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है और इसे वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी दुनिया की सबसे कामयाब कोशिशों में से एक माना जा रहा है।
कच्छ के रण का एक और वासी है ब्लैक बक यानी काला हिरण। कुछ लोगों का दावा है कि यह स्थानीय तौर पर विलुप्त हो चुका है। ये केवल भारत और दक्षिण अमेरिका में ही पाए जाते हैं और इन्हें कभी कभार घास के खुले मैदानों, सूखे कांटों और झाड़ियों वाली जगहों पर भी देखा जा सकता है। ब्लैक बक एक तेज जानवर है। इसकी नजर बहुत तेज होती है और अपने परभक्षियों के खिलाफ इनकी रफ्तार ही इनका प्राकृतिक बचाव है। परभक्षी की आशंका होने पर इनका झुंड तेजी से ऊंची ऊंची कुलांचें भरते हुए झटपट दौड़ जाता है। ब्लैक बक आमतौर पर 15 से 20 के झुंड में रहते हैं और इनमें से एक प्रभुत्वशाली नर होता है। नर सारा साल प्रणय के मूड में रहता है। इसके घुमावदार सींग दूसरे नरों के सींगों में उलझ जाते हैं, जिससे इन जानवरों को शायद ही कभी चोट पहुंचती हो। ब्लैक बक हिरण ऐसा प्रदर्शन के लिए भी करते हैं और अपना प्रभुत्व जताने और प्रजनन में अपनी संभावनाएं बेहतर बनाने के लिए भी। पिछले दशक के दौरान ब्लैक बक हिरणों की आबादी में गिरावट देखी गई है। ब्लैक बक हिरणों के पर्यावास में इंसानी अतिक्रमण के कारण इन्हें मजबूरन आहार पाने के लिए पास के गांव के खेतों में जाना पड़ता है। ये क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें जहर देकर बड़ी तादाद में मार दिया जाता है। ब्लैक बक हिरण का शिकार शौक के तौर पर भी किया जाता है। ब्लैक बक हिरण कभी बड़ी आसानी से पाकिस्तान, नेपाल और भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में मिल जाते थे। लेकिन आज बदकिस्मती से ये हिरण भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित हो गए हैं। जंगली गधे और ब्लैक बक हिरण धीरे धीरे अपने प्राकृतिक पर्यावास को खोते जा रहे हैं। इसके लिए एक प्रमुख कारण जिम्मेदार है और वो है यहां नमक की गैर कानूनी खुदाई। कच्छ देश के नमक के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। देश की खपत का लगभग 25% नमक इसी इलाके में बनता है। 1990 में इस अभयारण्य में 40,000 हेक्टेयर इलाके में नमक बनाने वाली क्यारियां थीं, लेकिन अब इनकी तादाद 3 गुना हो चुकी है और अभयारण्य की और ज्यादा जमीन पर इस मकसद के लिए अतिक्रमण किया जा चुका है। यहां से हर रोज कम से कम 2,500 ट्रक नमक लेकर बाहर जाते हैं। नमक के उत्पादन के लिए नई जमीन की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे वन्य जीवों को आहार की तलाश में फसलों वाले खेतों में घुसना पड़ता है। इस अभयारण्य का काफी बड़ा हिस्सा भारतीय सेना को आर्मीज फील्ड फायरिंग और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1939 के तहत फायरिंग रेंज के रूप में भी दिया गया है। इस शोर के कारण कभी कभी जंगली गधे पूरी तरह अपंग हो जाते हैं और कई मामलों में तो उन्हें मजबूरन अपने पर्यावास छोड़कर भागना पड़ता है। यहां मॉनसून अगस्त के महीने में पहुंचता है। इससे कच्छ का पूरा भूदृश्य ही बदल जाता है। गर्मी के महीनों में जमीन के जो बड़े बड़े हिस्से पूरी तरह झुलस जाते हैं, वो अब बारिश के पानी से भर जाते हैं। ये तो मीलों तक जैसे एक द्वीप नजर आता है। इस मौसम में बेड्स बन जाते हैं। ये ऊंचाई वाले वो मैदान होते हैं जो यहाँ के वन्य जीवों को एक सूखा पर्यावास उपलब्ध कराते हैं। इन बेड्स में पेड़ होते हैं जो इन वन्य जीवों के लिए आशियाना और आहार प्रदान करते हैं। इन बेड्स में आमतौर पर पाए जाने वाले शानदार पेड़ों में से एक है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस के बीजों वाले डोडे यहां रहने वाले जानवरों को पूरा साल आहार उपलब्ध कराते हैं। साल के इस समय सूखी जगहों के आसपास जंगली गधों के झुंड देखे जा सकते हैं। ये मौसमी नमकीन दलदली इलाके मॉनसून के दौरान कच्छ में आने वाले 40,000 से भी ज्यादा जल पक्षियों तथा वेडर्स को भोजन उपलब्ध कराते हैं। यही वो एकमात्र जगह है जहां प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी भी आते हैं और ये दलदली इलाके फ्लेमिंगो पक्षियों के कारण गुलाबी हो जाते हैं। ये फ्लेमिंगो की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनी बन जाती है।
There are only two places they breed in this. दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ 2 ही जगहें ऐसी हैं जहां ये प्रजनन करते हैं। एक है ग्रेट रन और दूसरी जगह है ईरान के कुछ ऐसे हिस्से। लेकिन ग्रेटर फ्लेमिंगो के नज़रिए से ये उनके इकट्ठा होने वाली सबसे बड़ी जगहों में से एक है। ये बात सब जानते होंगे कि पक्षी अमूमन उसी जगह आते हैं जहां उनकी परवरिश हुई थी। ग्रेट रन दुनिया के ऐसे हैरत अंगेज स्थानों में से एक है जहां आप हजारों फ्लेमिंगो पक्षी देख सकते हैं। To see this, thousands upon thousands of flamingos. फ्लेमिंगो कैरिबियन, दक्षिण अमेरिका जैसे पेरू, चिली, पश्चिमी बोलीविया और उत्तर पश्चिम अर्जेंटीना तथा ब्राजील में मिलते हैं। इसके अलावा ये दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी अफ्रीका, स्पेन, पश्चिमी मेडिटरेनियन, मध्य पूर्व और पश्चिम भारत में भी पाए जाते हैं। इनकी अजीब से आकार की चोंच इन्हें इनके भोजन को कीचड़ और गाद से अलग करने में मदद करती है। पूरी तरह विकसित स्वस्थ फ्लेमिंगो का रंग चमकदार गुलाबी होता है और बतौर साथी इसकी काफी मांग रहती है। धुंधले सफेद रंग वाले फ्लेमिंगो आमतौर पर बीमार और कमजोर होते हैं। वयस्क पक्षियों के पंख इस पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया तथा इनकी आहार श्रृंखला में मिलने वाली लाल और नीली हरी काई के कारण हल्के गुलाबी से लेकर चमकदार लाल तक होते हैं। लेकिन हाल के दौर में भारत की ओर प्रवास करने वाले फ्लेमिंगो पक्षियों की तादाद काफी घटी है। जिन विशाल दलदली इलाकों में ये फ्लेमिंगो रहते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत से दलदली इलाकों को झींगों की फार्मिंग वाले इलाकों में बदला जा रहा है। इस अभयारण्य के आसपास करीब 70,000 मछुआरे रहते हैं। बारिश के मौसम में जब सेंचुरी में पानी का स्तर बढ़ जाता है तो मछुआरे गैर कानूनी तरीके से सेंचुरी में घुस जाते हैं और झींगों को बड़ी तादाद में पकड़ते हैं। झींगों की फार्मिंग के नतीजे सकारात्मक भी निकले हैं, नकारात्मक भी। एक तरफ तो इसके कारण रोजगार के मौके पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तटीय एक्वाकल्चर की अंधाधुंध और अनियोजित बढ़वार के कारण पर्यावरण भी तबाह हुआ है। कच्छ में पड़ने वाली सर्दियां भी यहां की गर्मियों के जैसी ही बेरहम होती हैं। जमीन फिर से सूखी और बंजर हो जाती है। इस समय सैकड़ों प्रवासी पक्षी कच्छ के रण में आते हैं। डेमोइसल क्रेन एक बड़ा आकर्षण है। पूरी दुनिया में इनकी आबादी 2 लाख से ज्यादा है और ये पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, कलमीकिया, तुर्की, ब्लैक सी और उत्तर अफ्रीका के हिस्सों में फैली है। सर्दियां शुरू होने पर ये सारस झुंड बनाकर सूडान, उत्तर पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों तथा भारत की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। इनके सबसे बड़े झुंड भारत की ओर आते हैं। बीते बरसों के दौरान कच्छ के रण में आने वाले डेमोइसल सारसों के झुंडों की तादाद बढ़ी है और 2011 में 10,000 से ज्यादा सारस मुख्य रूप से पूर्वी कच्छ में ही देखे गए हैं। ये एक नाजुक पक्षी है। इसकी ऊंचाई 3 फुट होती है और ये बीजों, पेड़ पौधों और बड़े कीटों को खाता है। अन्य सारसों की ही तरह यह भी प्रणय संबंधी नृत्य करता है, जो आम सारस के मुकाबले कहीं ज्यादा मुद्राओं से भरा होता है। डेमोइसल क्रेन की आवाज किसी तुरही जैसी और आम सारस से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। सारस की अन्य बहुत सी प्रजातियों की तरह डेमोइसल क्रेन भी जीवन भर के लिए जोड़ा बनाता है। ये पक्षी आमतौर पर पानी के स्रोत के नजदीक घोंसला बनाते हैं, ऐसे इलाके जो मॉनसून के मौसम में बन जाते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये बड़ी ताकत से अपने घोंसले को बचाते हैं। डेमोइसल क्रेन दुनिया के एक बेहद मुश्किल प्रवास मार्ग को अपनाते हैं। दक्षिण की ओर अपनी प्रवासी उड़ान के दौरान ये पक्षी 16,000 से 26,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इनमें से बहुत से थकान, भूख और चील जैसे पक्षियों द्वारा मार डाले जाते हैं।
In all the countries that they fly over, जब these ये cranes प्रवासी are पक्षी एक देश से दूसरे In देश में areas like आवागमन Pakistan, करते these हैं cranes are तो बीच captured रास्ते में alive ही इनका to शिकार be, किया जाता है। kept as पाकिस्तान pets. जैसे And देशों it's में a इन पक्षियों huge के जोड़ों status को symbol to be पालतू having a बनाकर pair of, अपने घरों के आंगन में loudly calling शौर्य के demoiselle प्रतीक cranes के in your रूप में backyard. रखा जाता है। Loudly calling demoiselle cranes in your backyard. हाल के दशकों में डेमोजेल क्रेन के कई प्रवासी पर्यावास या तो खत्म हो गए हैं या बदले जा चुके हैं। इसका कारण है बांधों का निर्माण और दलदली इलाकों से पानी का निकल जाना। लेकिन आज सारसों के सर्दियों के इस पसंदीदा स्थान के लिए मवेशियों की चराई और इंसानी अतिक्रमण के कारण खतरा पैदा हो रहा है। निर्माण जैसी बड़ी विकासोन्मुख गतिविधियों के कारण ये इलाका बेहिसाब खतरे से घिर चुका है। इस इलाके में रसायन बनाने वाली फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ गई है, जो बिना उपचार किए गए खतरनाक रसायनों और जहरीले अवशेष को बहा रही हैं। कच्छ का अनूठा भूदृश्य और कई तरह के मौसम पूरे साल यहां अलग अलग प्रजातियों को पालते हैं। अगर यहां इंसान की दखलंदाजी न होती तो यहां जीवन बिना किसी रोक टोक के पहले की तरह ही फलता फूलता रहता। आज जरूरत है हमारे शानदार वन्य जीवों को बचाने के लिए कड़ी कोशिशों की। ये प्रयास स्थानीय समुदायों, राज्य के वन अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने चाहिए, ताकि यहां होने वाले अतिक्रमणों पर नियंत्रण रखकर इन प्रजातियों को बचाया जा सके। ये जीव इन इलाकों से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और ये इंसान को ये बात याद दिला रहे हैं कि अगर हमने इनकी आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी।